भाषण करण्यासाठी आमंत्रित करते कृषी मंत्री महाराष्ट्र राज्य। विकसित कृषी संकल्प अभियानाच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आपल्या महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री आमच्या सर्वांचे नेते आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, राज्याचे देशाचे केंद्रीय कृषी व ग्रामविकास मंत्री आणि मध्य प्रदेशचे जवळपास 20 वर्ष मुख्यमंत्री म्हणून ज्यांनी कारभार पाहिलेला आहे, अतिशय कुशल असं व्यक्तिमत्व ज्यांना आपण या ठिकाणी नेहमी बघतो, ते सन्माननीय श्री शिवराजजी चव्हाण साहेब, या कृषी खात्याचे राज्यमंत्री माझे मित्र सन्माननीय आशिषजी जयस्वाल, या विभागाचे खासदार सन्माननीय श्यामकुमार बर्वेजी, आमदार सन्माननीय श्री चरणसिंग ठाकूर, आमदार श्री आशीष देशमुख, माननीय डॉक्टर एम एल जाट साहेब, डीजी CAR, ICAR संस्थेचे DGO, DDG, सचिव सन्माननीय रस्तोगी साहेब, कृषी आयुक्त मांढरे साहेब, डॉक्टर शरद गडा, कुलगुरू राहुरी विद्यापीठ, आणि डॉक्टर नितीन पाटील, कुलगुरू, व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय मान्यवर, नागपूर विभागाच्या वेगवेगळ्या भागातून आलेले सर्व आमचे शेतकरी बांधव, महिला भगिनी आणि माझ्या सहकारी मित्रांनो, सर्वात प्रथम मी केंद्रीय कृषी मंत्री माननीय शिवराज सिंग चौहान साहेब यांचं मनापासून स्वागत करतो। जेव्हापासून ते कृषी मंत्री झाले तेव्हापासून देशभर त्यांचे दौरे सुरू आहेत। महाराष्ट्रामध्ये माझ्यापेक्षा जास्त दौरे त्यांचे सुरू आहेत। सरकार स्थापन झाल्यानंतर या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस म्हटले होते की आता महाराष्ट्र थांबणार नाही। कदाचित आपल्याकडे पाऊलच म्हटले असावे असं माझं समज आहे। आपली भागदौड आम्ही जोरात निघालो, पण आपण आम्हाला पळवायला सांगितलं आणि पळवण्याच्या भूमिकेमध्ये महाराष्ट्रामध्ये पहिल्यांदाच केंद्र सरकारची ICARची तंत्रज्ञानाची टीम आज जिल्ह्यातल्या गावागावामध्ये या ठिकाणी जाणार आहेत आणि आमच्या शेतकरी बांधवांना मार्गदर्शन करणार आहेत। नवीन संशोधन, पीक घेण्याची पद्धत, वाढीव उत्पादन खर्चामध्ये कमी, अशा अनेक गोष्टींचं मार्गदर्शन हे या ठिकाणी महाराष्ट्रातल्या 34 जिल्ह्यामध्ये या ठिकाणी करणार आहेत। मला मनापासूनचा आनंद आहे की अशा प्रकारचं कार्य केंद्राने सुरू केल्यामुळे राज्य त्या ठिकाणी कधीही मागे राहणार नाही। आपण तसेही पुढे आहोत, आपण तसेही प्रगतिशील आहोत, प्रयत्नशील आहोत, पण याला जोड जर केंद्राची मिळाली तर मला खात्री आणि विश्वास आहे महाराष्ट्र कदापिही थांबणार नाही। माननीय मुख्यमंत्री महोदयाचं स्वप्न आपल्या सर्वांच्या साक्षीने, आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये या ठिकाणी साकार झाल्याशिवाय राहणार नाही। प्रश्न अनेक आहेत। शेती हा विषय खूप मोठा आहे, त्यातले प्रश्न अनेक आहेत। इतर जगातल्या कुठल्याही देशामध्ये जर आपण गेलो तर त्या देशामध्ये शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या ही नगण्य आहे। 5% पेक्षा जास्त नाही। 5%, 7%, 3%, 4%, 10% जास्तीत जास्त। परंतु भारतामधला शेतकरी हा शेतीवर अवलंबून जवळपास 50% पुढे, म्हणजे 55% शेतकरी हा शेतीवर अवलंबून आहे। आणि शिवाय वातावरणामध्ये होणारे बदल, नवीन होणारे विकसित वाहन,
शेतामध्ये राबण्यासाठी लोकांची मानसिकता नसणे, हे अनेक संकटांना या ठिकाणी सामोरं जावं लागतं आणि यातून आपल्याला सस्टेनेबल फार्मिंग, यशस्वी शेती कशी करायची या संदर्भात मार्गदर्शन तर मिळेलच मिळेल. परंतु मला मनापासून या सभागृहामध्ये राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचं अभिनंदन करायचं आहे की आपण शेतीमध्ये शेतकरी कर्ज घेतो, कर्जबाजारी होतो, उत्पादन होत नाही, कर्ज फिटत नाही, शेतकऱ्यांवर वाईट प्रसंग येतात. अशा वेळी शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक कशी करावी आणि जास्तीत जास्त पैसे शेतीमध्ये कसे खर्च करायचे या संदर्भात मी त्यांचं मार्गदर्शन घेतलं. राज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री दोघांनीही दर वर्षाला 5,000 कोटी रुपये भांडवली गुंतवणूक शेतीमध्ये करण्यासंदर्भात आम्हाला या ठिकाणी परवानगी दिली. 5 वर्षामध्ये 25,000 कोटी रुपयाची भांडवली गुंतवणूक शेतीमध्ये या ठिकाणी राज्य सरकार करणार आहे. माझी विनंती आहे केंद्रीय कृषी मंत्री आणि ग्रामविकास मंत्री शिवराज सिंग चौहान साहेबांना की आपण अत्यंत अभ्यासू व्यक्तिमत्व आहे, आपल्याला कंटाळा येत नाही, आपण फिरत असतात, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आपल्याला बहुतांश माहिती आहेत आणि शेतकऱ्यांविषयी आपल्या मनामध्ये अत्यंत कळवळ आहे. आपणही आमच्या ह्या विकासामध्ये सहभागी झालात आणि केंद्रातून आम्हाला आणखी एक 4-5 हजार कोटी रुपये भांडवली गुंतवणुकीसाठी दिले वार्षिक. तर मला असं वाटतं की नानाजी देशमुख संजीवनी प्रकल्प जो आपला राज्यामध्ये 5,000 गावांमध्ये यापूर्वी झाला आणि 7,200 गावांमध्ये या ठिकाणी दुसऱ्या टप्प्याला आम्ही मान्यता दिली आहे. 12,000 गावं जवळपास आमची या ठिकाणी कव्हर होत आहेत. 29,000 गावं अजून पेंडिंग आहेत आणि आमच्या शेतकऱ्यांची, शेतकरी बांधवांची मागणी आहे की नानाजी देशमुख संजीवनी प्रकल्पाच्या धर्तीवर आमचाही त्या ठिकाणी सहभाग असावा. परंतु ही योजना वर्ल्ड बँकेची असल्यामुळे आणि वर्ल्ड बँकेच्या निकषाला आधारित या ठिकाणी गावांची निवड होते. त्यामध्ये माननीय मुख्यमंत्री किंवा मी या ठिकाणी हस्तक्षेप करू शकत नाही. परंतु त्या धर्तीवर राज्य सरकारने जर या ठिकाणी शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक केली तर 29,000 गावांमध्ये आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी शेतीमध्ये गुंतवणूक करू शकू, ज्याने शेतकऱ्यांची शेतीमधली गुंतवणूक करण्यासाठी जे कर्ज घ्यावं लागतं ते त्याला घ्यावं लागणार नाही. 80% आसपास जर आपण अनुदान स्वरूपामध्ये त्यांना पैसे दिले, त्यांच्याकडे डायरेक्ट पैसे न देता मल्चिंग पेपर आहेत, ड्रिप इरिगेशन आहे, क्रॉप कव्हर आहे, कोल्ड चेन आहे, गोडाऊन्स आहेत, किंवा अशा वेगवेगळ्या ज्या काही योजना शेतकऱ्यांच्या आहेत ज्याच्यासाठी शेतकऱ्यांना कर्ज घ्यावं लागतं, त्या योजना जर राज्य आणि केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिल्या तर त्यातून शेतकऱ्यांमध्ये एक प्रकारची स्पर्धा निर्माण होईल, एक प्रकारचं चांगलं उत्पादन निर्माण करण्यासाठी शेतकरी पुढे येतील. आणि जो कर्जाच्या भीतीमुळे, बँकेच्या अडचणीमुळे या ठिकाणी शेतकरी हवालदिल झालेला दिसतो, तो सुद्धा निश्चितपणे या ठिकाणी हवालदिल होणार नाही याची मला खात्री आहे. आणि म्हणून या संदर्भामध्ये केंद्र सरकारकडे माझी विनंती आहे की राज्याच्या धर्तीवर आपणही या ठिकाणी मदत करावी. दुसरी अत्यंत महत्वाची गोष्ट अशी है शिवराज सिंह चौहान साहब, अपन मला वाटतं मराठी चांगलं जानतात, लेकिन हमारे यहाँ की एक सिचुएशन इतनी बेकार है कि खेती में काम करने के लिए लोग नहीं है और उसी की वजह से यांत्रिकीकरण होना जरूरी है. या तो फिर यांत्रिकीकरण नहीं हुए तो कम से कम रोजगार हमी योजना के अंतर्गत हम 50%, 30% जो भी है तो वो उनको थोड़ा मुनाफा अगर उनमें से MREGS के अंदर करते हैं तो वो केंद्र सरकार एक्ट है, आपके अंदर ही एक्ट है हो, तो रोजगार हमी के अंदर सारे लोगों की मांग है कि रोजगार हमी के अंदर उनको 30%, 50% या तो कुछ उनको डीबीटी की तरफ से उनके अकाउंट में पैसा जाए, उनको उत्पादन खर्च कमी हो जाए, उससे वो सस्टेनेबल ये जगह पे हो जाए तो ज्यादा फार्मिंग हमारा किसान ज्यादा आगे जा सकता है. तीसरी बात, लिंकिंग ऑफ जो हो रही है आजकल, जो बी बियाना का लिंकिंग होता है, जो औषधों का लिंकिंग होता है, जो पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइजर का लिंकिंग होता है, वो लिंकिंग रोकने के लिए थोड़ा कानून और स्ट्रिक्ट किया जाए. आपकी तरफ से मुझे लेटर प्राप्त हुआ है, आपने कार्रवाई करने के लिए बोला है, हमने कार्रवाई करने के लिए सबको बता दिया है कि चाहे कोई भी कंपनी हो लिंकिंग नहीं करेगी. फार्मर्स को अनावश्यक, किसानों को अनावश्यक
कोई भी या ये जगह पे ऊपर फर्टिलाइजर लेना नहीं पड़े, उसके बाद में कुछ दवाई लेना नहीं पड़े, उसके बाद में कुछ भी बयान है वो ले रहा है आजकल, उसमें भी उसकी फसगत हो रही है, उसमें भी उसको फंसाया जा रहा है। तो उसमें जरा थोड़ा सा उसमें कंट्रोल निश्चित स्वरूप से आ सकता है। तीसरी बात, BT2 बयानों बीज के हम अब तक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ गुजरात से बहुत सारा BT3 का या बीज हमारे फार्मर लाते हैं, किसान लाते हैं, वो उगाते भी है, उन्होंने थोड़ा उनमें से बेनिफिट भी मिलता है, लेकिन वो परमिशन, ऑथराइज परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको यह अब तक मिली नहीं है। GESA जो आपकी संस्था है, मेरे ख्याल से वो पर्यावरण के अंडर है, उन संस्था ने कम से कम डेमो के लिए हमको अलाउड करेंगे तो उसमें से उत्पादन बढ़ता है नहीं बढ़ता है, उसमें से वो हम लोग तणनाशक जो यूज करते हैं उससे वो फार्मिंग को ज्यादा नुकसान होता है नहीं होता है, या फिर उसके लिए हम नया कुछ ना कुछ संशोधन करेंगे और उसमें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए भी आपकी मदद हमें इससे इस बारे में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कपास का एरिया है, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे किसानों को हो, इसके लिए हम प्रयास बहुत अग्रेसिवली कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा उसमें अनसक्सेस रहे। 5 या 7 क्विंटल एकड़ में और कम से कम हेक्टर में ज्यादा से ज्यादा 14-15 क्विंटल कपास हम लोग पा रहे हैं, और वो कपास की वजह से ऐसा हो रहा है कि उनको सस्टेनेबल फार्मिंग जो है उनकी नहीं हो रही है, क्योंकि हम 15 अगर क्विंटल कपास निकालते हैं तो 7,000 रुपए इसका रेट आता है, तो 1 लाख रुपए, एक या 1.25 लाख रुपए तक ज्यादा से ज्यादा आमदनी फार्मर की, किसानों की होती है, और वो सस्टेनेबल नहीं है, वो प्रवृत्ति नहीं है कि उनको कपास से उसको लेबर जो है, लेबर ही मिलता नहीं आजकल। तो उसमें भी एक हमने नया यंत्र विकसित किया है, ट्रैक्टर विकसित किया है जो कपास निकाल सके, तो उसका R&D चल रहा है, लेकिन वो 12 आदमियों का काम वो एक ट्रैक्टर करता है, छोटा ट्रैक्टर आता है, बैटरी पे चलता है वो, तो 12 आदमियों का काम करता है, और एक दिन में 12 आदमियों के इतना काम वो ट्रैक्टर करता है। एक ट्रैक्टर उसमें हमारी राज्य सरकार उसको अनुदान देने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका R&D चल रहा है। R&D चलने के बाद में हम आपको उसको प्रेजेंट करेंगे, हम आपको बताएंगे, CM साहब को भी बताएंगे, और वो भी उसमें हम ज्यादा से ज्यादा अनुदान देके फार्मर को थोड़ा और रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। ये सब बातें करते हुए, ये सब काम करते हुए थोड़ा बदल तो हो जाएगा, और बदल करना आपकी इच्छा है, आपको आगे जाना है, आपको फार्मर को विकसित करना है, हमें भी वही करना है। तो मैं समझता हूं हम साथ में अगर दोनों मिल जाए तो इसमें बहुत सारा चेंज हो जाएगा, बहुत सारी क्रांति हो जाएगी, बहुत सारा भविष्य किसानों का बदल सकता है। आप थोड़ा हमें साथ दीजिए, हम तो पूरी तरह से, हमारी टीम, हमारा पूरा डिपार्टमेंट आपके साथ में है, और आपका डिपार्टमेंट सेंटर का अगर हमारे साथ में रहे तो मुझे लगता है हम लोग बहुत आगे चलेंगे, और 100% महाराष्ट्र जो कि आज की घड़ी में देश में नंबर 1 है, 1 के बजाय और आगे कैसा जाएगा। 15,000 करोड़ हम लोग जो कुछ परकीय चलन है वो 15,000 करोड़ का महाराष्ट्र की वजह से मिलता है। हम चाहते हैं कि 50,000 करोड़ तक उसको मतलब आगे ले जाए, ज्यादा से ज्यादा निर्यात हमारी पूरे वर्ल्ड के अंदर हो जाए, और हमारा फार्मर सस्टेनेबल हो जाए। इसी के लिए हमारी कोशिश जारी है। आप भी वही कोशिश कर रहे हो जो हमें चाहिए, और 100% मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमसे कोई कमी नहीं रहेगी, हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे। हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, और देश को प्रगति के इस अवसर पर जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी साहब ने जो सपना देखा है, ये देश के किसानों को आगे ले जाने का, वो सपना जरूर हम पूरा करेंगे। मैं इसी अपेक्षा के साथ, उसी उम्मीद के साथ मैं आपको मतलब आप सबसे विदा लेता हूं कि आप भविष्य में हमारा साथ देके महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा काम अच्छा ये महाराष्ट्र में होगा, यह अपेक्षा करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और इसके बाद आज यहाँ माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी के करकमलों से 2 विशेष तकनीकों का उद्घाटन होने जा रहा है, जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत लाभप्रद होंगी। तो उसमें सबसे पहले
राष्ट्रीय मृदा स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी का उद्घाटन होने जा रहा है। मैं निवेदन करती हूं माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि व किसान कल्याण श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी से अपने कर कमलों से वो हमारे गौरव सभी किसान भाई बहन और यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय किसान भाई और बहनों, आप सबको दोनों हाथ जोड़कर और शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है हमारा। जब दुनिया के तथाकथित विकसित देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय भी नहीं हुआ था, तब भारत में वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। यह अद्भुत देश है और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रण से जुटे हुए हैं। उनका लक्ष्य है एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण, विकसित भारत का निर्माण। और भारत शक्तिशाली है तो अभी आपने देख ही लिया है। हम अपनी तरफ से कभी किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ते नहीं हैं। हमें अपनी सेनाओं पर गर्व है। सेना के शौर्य को प्रणाम करता हूं, उनके अचूक निशाने को प्रणाम करता हूं और अपने नेतृत्व की सटीक रणनीति को भी प्रणाम करता हूं। लेकिन आज हम किसानों की चर्चा करने इकट्ठा हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। और किसी मंत्री के रूप में मैं आपको अंतरात्मा से कह रहा हूं, मेरे लिए यह केवल यह नहीं है कि मैं मंत्री हूं, मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। और इसी भाव से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार प्रयत्न ये कर रहे हैं कि अगर विकसित भारत बनाना है तो विकसित खेती और समृद्ध किसान बनाना ही पड़ेगा। उसके बिना काम चल नहीं सकता। विकसित गांव, गरीबी मुक्त गांव, यह हमारा लक्ष्य है। और यह केवल भाषण के लिए नहीं है, इसके लिए सटीक रणनीति है। आज का यह कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। हमने देखा कृषि के क्षेत्र में काम पहले भी हुए। महाराष्ट्र की सरकार ने भी बहुत अच्छे काम किए और खेती में काम करने वाले, खेती के लिए इतनी संस्थाएं और इतने लोग हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ICAR, जिसमें 16,000 वैज्ञानिक हैं जो रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं। 113 हमारे अलग अलग कृषि अनुसंधान परिषद के अलग अलग इंस्टीट्यूट है, अलग अलग संस्थाएं, जिनमें से 11 तो महाराष्ट्र में ही हैं। आज मैंने सभी 11 को कहा कि सब नागपुर में उपस्थित होंगे। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रिसर्च करते हुए महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना है। प्रगतिशील किसान है, FPO है, कृषि विज्ञान केंद्र है, काम सब कर रहे हैं। लेकिन कई बार मैंने देखा कि 11 ही संस्थान महाराष्ट्र के आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते। एक की दिशा एक है, दूसरे की दिशा इधर है, तीसरे की उधर है, चौथे की इधर है। और केवल मैं कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों की बात नहीं कर रहा। अलग अलग संस्थाएं अपने अपने ढंग से काम कर रही है, कोई दाईं तरफ, कोई बाईं तरफ। मेरे मन में यह विचार आया कृषि मंत्री के रूप में कि शिवराज, अगर इन सब संस्थाओं को जोड़ दिया जाए, इनके लक्ष्य तय कर दिया जाए, लक्ष्य प्राप्ति का रोड मैप बना दिया जाए और उस पर पूरी मेहनत से चला जाए तो चमत्कार किया जा सकता है। खेती में चमत्कार किया जा सकता है। हमारे किसान परिश्रमी है, मेहनती है। क्या महाराष्ट्र के किसान कम मेहनत करते हैं? क्या विदर्भ वाले कम पसीना बहाते हैं? लेकिन सही दिशा, ठोस रणनीति बनाने की जरूरत थी।
और इसलिए देवेंद्र जी, आज महाराष्ट्र से कृषि मंत्री के रूप में मैं उद्घोष कर रहा हूं, एक राष्ट्र, एक कृषि और एक टीम। माणिकराव जी कह रहे थे कि आप सहयोग करें तो हम तो आपके लिए हैं। तुमने पुकारा और हम चले आए, काहे की चिंता क्या? केंद्र सरकार आपके साथ है, मिलकर एक हो जाओ और एक दिशा में चले तो सचमुच में चमत्कार होगा। और मैं इसलिए कृषि मंत्री नहीं हूं कि कृषि मंत्री बन के इतराता रहूं, साला मैं तो सांप बन गया। अगर हम कृषि मंत्री बन के किसानों की हालत में परिवर्तन ही नहीं कर पाए तो कुर्सी पे बोझ हैं, फिर काय के लिए? और दिन रात मन बेचैन रहता, और बेहतर कैसे करें, और अच्छा कैसे करें। अभी मैं 2-3 दिन था मिजोरम, नागालैंड, आसाम, वहां से लौट कर रात को दिल्ली आया, सवेरे महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र इसलिए कि आज मैं कहने से रुक नहीं पा रहा हूं। यहां के मुख्यमंत्री सचमुच में अद्भुत है। इनमें काम करने की मैंने अदम्य ललक देखी है। विकासशील दृष्टिकोण, जलयुक्त शिवार जैसे एक कार्यक्रम विदर्भ के लिए पानी के मामले में वरदान बने। जन कल्याणकारी योजना अद्भुत है। और कल्पनाशीलता की अब ये करना है, ये करना है, और संयम और धैर्य अद्भुत है। आज मैं मुझसे रुका नहीं जा रहा। एक समय जब सरकार बनाने का मौका आया था तो हर एक सोचता था कि देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन देवेंद्र जी के माथे पर सिकन नहीं आई। उप मुख्यमंत्री बन के ही उन्होंने आपके महाराष्ट्र की सेवा करने का काम किया। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र एक मॉडल बनेगा। इसलिए आज हम यहां से ऐलान कर रहे हैं, एक देश, एक राष्ट्र, एक कृषि और एक टीम का। और इसलिए सारी टीम आज यहां इकट्ठा है। केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, कृषि राज्य मंत्री जी, सांसदगण, विधायकगण, कृषि विभाग और ग्रामीण विकास का पूरा अमला आया है। आज दिल्ली से उठ के नागपुर में सारे वरिष्ठ वैज्ञानिक आए हैं मेरे। आज पूरी टीम यहां है। और ये केवल भाषण देके नहीं जाएगी। इस कार्यक्रम के बाद आपके साथ बैठ के महाराष्ट्र के कृषि के विकास का रोड मैप बनाएगी। जो अच्छे काम चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाते हुए हम महाराष्ट्र के लिए, विदर्भ के लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं। आपको पता 16,000 वैज्ञानिक हैं हमारे पास। 16,000 वैज्ञानिक जिनके पास टैलेंट है, जो दिन रात शोध करते हैं। लेकिन वैज्ञानिक शोध करते हैं लैब में, और किसान काम करता है खेत में। एक लैब में है, एक लैंड पर है, लेकिन लैब और लैंड को कभी जोड़ा ही नहीं गया। हमारी कोशिश है कि वैज्ञानिकों को किसानों से जोड़ के हम प्रयोगशाला और खेत को एक कर दें, ताकि पूरा लाभ रिसर्च, शोध और अनुसंधान का मिले। हमारी रणनीति है खेती को लाभ का धंधा बनाने की। नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना। और उत्पादन बढ़ाने के लिए अब यही हम देख रहे थे, अभी जो एक कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है, राष्ट्रीय मृदा स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी, अभी आपके सामने। अब मिट्टी कैसी है ये ढंग से पता ही नहीं है। और पता चला ऐसी जगह कपास लगा दिया जहां जड़ें अंदर ही नहीं जाती, तो कपास खराब हो जाता है। किसान मेहनत करता है, मेहनत पानी में चली जाती है। उत्पादन बढ़ाना तो क्या क्या करना चाहिए? नंबर 1 अच्छे बीज, शोध करके, अनुसंधान करके बेहतर बीज बनाए। और लगातार मेरा ध्यान इस पर है
और हमारे डीजी आईसीआर भी बैठे हैं, अच्छे बीज बनाओ, उत्तम बीज बनाओ। अभी अभी 2 किस्में धान की हमने जारी की है जीनोम एडिटिंग पद्धति से, जिसमें 20 से लेकर 30% तक उत्पादन बढ़ेगा और समय जो है अवधि धान पकने की 20 दिन कम हो जाएगी, पानी कम लगेगा और मीथेन गैस का उत्सर्जन कम होगा। जीनोम एडिटिंग पद्धति से पहली बार हमारे वैज्ञानिकों ने चमत्कार किया है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। अच्छी फसल देने वाले, कम पानी वाले, जलवायु अनुकूल, तापमान बढ़ जाता है। अब टेम्परेचर बढ़ जाए तो पता चला कि उत्पादन आधा हो गया। तो बढ़ते हुए तापमान में, क्लाइमेट चेंज के मौसम में, ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से निपटने के लिए कैसे बीज चाहिए, वो बीजों का निर्माण, उसमें दिन और रात हम लगे हुए हैं। और अच्छे बीज कैसे, और बेहतर बीज कैसे। पर हेक्टर उत्पादन दुनिया के कई देशों से कम है। हमारी कुछ मर्यादाएं, कुछ सीमाएं हैं। हम अभी दुनिया में जो बीजों का इस्तेमाल होता है, वैसे कई बीजों का इस्तेमाल अभी नहीं करते, लेकिन हाइब्रिड बीज, हम जेनेटिक मॉडिफाइड सीड की बात नहीं कर रहे, लेकिन जीनोम एडिटिंग के माध्यम से बीज बनाना, किसान भाइयों अच्छे से अच्छा बीज आपको उपलब्ध कराना, उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी है। नई कृषि की पद्धतियां जरूरी है। मिट्टी कैसी है ये हमें पता चलना चाहिए। कई बार सॉइल हेल्थ कार्ड तो बन जाते हैं, किसान खोल के भी नहीं देखता कि उसमें लिखा क्या है, जमीन में कौन कौन से तत्व है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, फास्फोरस कितना है, नाइट्रोजन कितना है, जिंक कितना है, मिट्टी कैसी है। ये कोशिश है कि मिट्टी कैसी, इसकी जानकारी किसान को होना चाहिए, ताकि वो फैसला कर सके कि इसमें कौन सी फसल ठीक होगी और इसमें कौन सा खाद कितना डालूं। और नहीं तो कई बार दे डीएपी और दे यूरिया, अब जरूरत है कि नहीं पता ही नहीं है। कैल्शियम की कमी नहीं और कैल्शियम की गोली गटकते रहो तो शरीर को फायदा होगा क्या। कई बार पैसा भी लग जाता और नुकसान भी हो जाता है। और इसलिए कौन सी चीज कितनी मात्रा में डालना, कैसे डालना, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, उसमें कौन सी फसलें बेहतर होंगी, कौन कौन से कीटों का प्रयोग होगा, वायरस अटैक होगा, उनसे कैसे अपनी फसल बचाएं, उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी है। और दूसरा काम है मित्रों, उत्पादन की लागत घटाना। कई बार उत्पादन बढ़ गया और पैसा इतना लग गया कि पल्ले कुछ बचे ही नहीं। पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, बाकी चीजें इतनी डाल दी कि हिसाब किताब देखा तो पता चला कि औषधियों का क्यों, कुनबा डूबा क्यों। पैदा तो हो गया लेकिन फायदा ही नहीं हुआ, कर्जे में ही पड़े रहे। और इसलिए उत्पादन की लागत घटाना, उसके लिए मैकेनाइजेशन, मैं बहुत विस्तार में उसके नहीं जाऊंगा। अभी आपने मैकेनाइजेशन की बात करी, जरूरी है। आज सच्चे मजदूर नहीं मिल रहा। अब कपास हाथ से तोड़ना और कपास मशीन से निकालना कितना आसान हो जाता। मैं ब्राजील में यह पद्धति देख के आया हूं। वहां तो मशीन चलाते हैं, कपास फटाफट आता है उसमें, और केवल कपास नहीं, प्रेस करके उसको जिनिंग जैसा भी हो जाता है। तो हमारे यहां मैं महाराष्ट्र सरकार का अभिनंदन करता हूं। अगर कपास के लिए नई मशीन हम इजाद कर रहे हैं तो भारत सरकार पूरा सहयोग करेगी। और मैंने भी अपने मैकेनाइजेशन डिवीजन को ये निर्देश दिए हैं कि बनाओ ऐसी मशीनें जिसमें कहां तक तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़े और अपने आप कपास निकलती चली आए। ये संभव है, ये संभव है और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। इससे उत्पादन की लागत घटेगी। कई और उपाय है। मैं इस बात के लिए भी महाराष्ट्र सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के साथ नमो किसान सम्मान योजना भी उन्होंने बनाई है, ताकि किसान के खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे पैसे पहुंच सके। और कई चीजों पर हम विचार कर रहे हैं। एक विचार यह भी मन में है कि ये फर्टिलाइजर की सब्सिडी 2 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा, क्या कोई तरीका ऐसा हो सकता है कि कंपनी के बजाय सीधे किसान के खाते में जितनी हिस्से में आए डाल दी जाए और वो जो चाहे वो खरीदे, जितना चाहे खरीदे, उसमें क्या दिक्कत है।
ये बात आपने सही कही। कई बार किसान को कहा जाता है कि फलानी चीज के साथ फलानी भी लो। एक चीज लेने गए, पता चला कि इसमें ये खाद आप ले रहे हो तो इसके साथ फलानी चीज भी लो। कोई दादागिरी है क्या? हम ये भी कोशिश कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक नया कठोर कानून सीड एक्ट, अगर किसी ने गलत सीड बेचा तो छोड़ेंगे नहीं उसको, किसी भी कीमत पर बनाया तो छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो किसान तो तबाह और बर्बाद हो जाता, उसके पल्ले कुछ बचते नहीं। महाराष्ट्र में हम एक और इसी महीने, देवेंद्र जी, उसके लिए भी आपसे तारीख लेना है। क्लीन प्लांट प्रोग्राम, मतलब जो नर्सरी है से हम पौधे खरीदते हैं, जब किसान पौधा खरीदता है पता ही नहीं चलता कि उसमें कोई रोग तो नहीं है, लाके लगा लेता है, पैसा डालता है, खाद डालता है, पानी डालता है, बाद में पता चला कि बड़ा हुआ और पौधा खराब निकल गया, तो किसान का तो सब कुछ चला गया। और इसलिए किसान भाइयों, पूरे देश के लिए क्लीन प्लांट प्रोग्राम, उसके लिए पूरी लैब हम जो बनाने वाले हैं वो पुणे में बनाने वाले हैं, उसका भी शुभारंभ हम करने वाले हैं जल्दी। अब हम बिल्कुल प्लांट की हर तरह से हम ट्रेस करेंगे कि आया कहां से, कहां बना, और उसी समय अगर कोई रोग है तो पता चल जाएगा कि आज लगा रहे हो तो इसमें फलानी चीज है, इस वायरस के ये खतरे होंगे, बड़े होंगे। ऐसी कई चीजें उत्पादन की लागत घटाने के लिए, और अच्छी नर्सरी तैयार हो, अच्छा बीज मिले, खाद कितना जरूरी वो डले, ऐसे अनेकों प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं। तीसरी चीज है उत्पादन के ठीक दाम किसान को देना, वो बहुत जरूरी है। और बीच में मुझे कहते हुए गर्व है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुछ फैसले हमने लिए। देवेंद्र जी बैठे, कृषि मंत्री जी भी बैठे। इडीबल ऑयल आता था हमारे यहां, खाद्य तेल 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर, उसके कारण सोयाबीन एकदम बैठ गया, और तब यह तय किया कि बाहर से आने वाले तेलों पर 20% और इफेक्टिव 27.5% ड्यूटी लगाई जाएगी। प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% थी, घटा के 20% की। चावल के निर्यात पर प्रतिबंध था, वो प्रतिबंध हटाने का काम किया। चना और मसूर, हमारी दलहन बाहर से जो आ रहा था वो 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर आ रहा था, अभी चने पे 10% और मसूर पे 11% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई, ताकि हमारे चने और मसूर के दाम किसान को ठीक मिल सके। तुअर, मसूर, उड़द जितनी किसान पैदा करेगा पूरी खरीदेंगे। तो कई ऐसे, एक नहीं अनेकों फैसले किए हैं, और एमएसपी पे खरीदी के बारे में बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। और खराब फसल हो जाए तो भरपाई करना किसान की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रभावी ढंग से लागू की, लेकिन उसमें भी मैं आपसे ये चाहता हूं कि कुछ सुझाव और ठीक करने के, तो वो सुझाव जरूर दीजिएगा। क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था तो कई किसानों ने बताया कि सोयाबीन की फसल में नुकसान हुआ। आपने भी, आपको ध्यान देवेंद्र जी होगा उस समय, आपने भी इंगित किया था, और तब मैंने फसल बीमा कंपनियों की बैठक ली थी और 200 करोड़ रुपया 2 लाख किसानों का रिलीज करवाया था। तो इसका मतलब और भी कहीं सुधार की जरूरत है, उसको भी करने का हम काम करेंगे। और एक काम है कृषि का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। अब एक ही फसल लगे, सोयाबीन है तो सोयाबीन, कपास है तो कपास ही कपास, कई बार हम चेंज भी नहीं करते कई सालों तक, उसके कारण भी दिक्कत होती। तो और कौन कौन सी वैकल्पिक, मैं ये नहीं कह रहा कि सोयाबीन और कपास न लगाए, मैं तो कह रहा हूं कि विविधीकरण भी जरूरी है, डाइवर्सिफिकेशन। और एक बहन को हमने सम्मानित किया, प्राकृतिक खेती वाली, ये नेचुरल फार्मिंग पर भी जाना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन वो आएगा कि अधिक केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल के। और मैं सबसे नहीं कह रहा हूं कि सबके सब चले जाओ, और पूरी खेती की नहीं कह रहा हूं, खेती के छोटे हिस्से में अगर 5 एकड़ है तो आधे एकड़ में तो करके देखो, ये प्रयोग करें। क्योंकि सही ढंग से अगर किसी ने प्राकृतिक खेती की है, तो मैं खुद देख के आया हूं, उससे उत्पादन घटा नहीं है, सही ढंग से। ऐसे ही हमने सारी चीजें जो जरूरी है वो डालना चाहिए, डाली नहीं, और वैसे ही बिना खाद के बो दी तो उत्पादन घट जाएगा। लेकिन जो बीजामृत, घन जीवामृत, अलग अलग तरीके ट्रेनिंग लेके अगर की, तो उसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। और एक है फूड प्रोसेसिंग,
इन सब पहलुओं पर ध्यान देंगे। आज मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज जो हम यहां बैठे हैं, एक कार्यक्रम का मैं अनाउंस कर रहा हूं। एक टीम की मैंने बात कही, हमने तय किया कि हमारे जितने वैज्ञानिक हैं, 16,000 मैंने बताए, ये लैब में नहीं बैठेंगे, ये ज्ञान